हेलो। कैसे हो? उम्मीद करते हैं शानदार होंगे। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री 12th क्लास की। ठीक, ये वीडियो देखने के बाद इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट मतलब एकदम जड़ से इंपॉर्टेंट, पूरे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक छोटे छोटे डिस्क्रिप्शन के साथ हल्का हल्का समझाते हुए आपको मैं पढ़ाया जाएगा या बताया जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद इतना जरूर है कि आप अगर 2-3 घंटे एक्स्ट्रा और दे देते हो घर पे, तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री की टेंशन खत्म। आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ये अच्छे से देख लीजिए। और 1 घंटा पर यूनिट के हिसाब से, यानी 3 यूनिट हैं तो 3 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़िए और काम तमाम। ऐसे ही मैं इसके बाद फिर ऑर्गेनिक का लेके आने वाला हूँ और फिर मैं इनऑर्गेनिक का। पहले मैं सेक्शन वाइज निपटाने वाला हूँ, फिर हम इसको कंबाइंड पढ़ेंगे। ठीक है, समय है अपने पास, पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, बहुत मेहनत की है, हाथ से लिखना पड़ा, पीपीटी तैयार नहीं हो पाया इसलिए। सॉल्यूशन बिलियन। बिलियन ये टोटल कितने नंबर का है? टोटल है आपका 2 और 1, 2, 4 और 3 7 नंबर का, यानी टोटल ये है 7 नंबर का। कितने नंबर का? 7। हिंदी मीडियम वाले देख करके डरे नहीं, इसमें सब में मैं हिंदी लिखने वाला हूँ। ठीक है, ये 7 नंबर का है। यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। अब अपन इसको कैसे करने वाले हैं वो देखिए। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था आपको, वो आपको देख लेना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग इस यूनिट को आप जमा लीजिए। पूरी छोटी छोटी डेफिनेशंस, यूनिट्स, फॉर्मूले, उनको सीक्वेंस में जब आओगे तो आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पे एक वीडियो बना चुके हैं, वो आपको देखना है। ठीक, अब बात आती है 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स क्वेश्चन, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर के जितने भी हैं, यानी 2 नंबर के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है। पहले मैं इनको बता देता हूं, फिर इनके बारे में बताऊंगा। पहला है मोलरिटी। इसका मतलब होता है मोलरता। इसका मतलब क्या होता है? मोलरता। और इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? कैपिटल एम से। ठीक, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल, किसमें? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। यानी मोल, इसकी वैल्यू यदि आ जाएगी, ये हो जाएगा मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब ये कि बिलियन के सॉल्यूशन लीटर में, बिलियन के आयतन में, सॉरी, बिलियन के आयतन में कितने मोल बिले घुला है। ठीक, इसे कहते हैं अपन क्या? मोलरता। ठीक, दूसरा है मोलैलिटी, यानी मोललता। मोललता इसे डिनोट करते हैं अपन किससे? स्मॉल एम से। और स्मॉल एम से जब डिनोट करते हैं तो इसका, इसमें और मोलरता में अंतर क्या है? देखिए, मोलरता में 1 मोल किसमें डिजोल्व होता है? 1 लीटर आयतन में। ठीक है, और मोललता में 1 मोल किसमें डिजोल्व होता है? 1 kg विलायक में, यानी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये अंतर है। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला आ जाएगा WB/MB इंटू 1/WA इंटू KG। ये इतना मोल है और ये विलायक है। ठीक है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं अपन किससे? कैपिटल एम से। और ये इसकी भी पूरी की पूरी परिभाषा से हम वैसी होती है कैसी कि 1 ग्राम तुल्यांक को, यानी 1 ग्राम इक्विवेलेंट इज डिजोल्व इन। ग्राम इक्विवेलेंट को किसमें किसमें करते हैं? ग्राम तुल्यांक को। यानी इसको अपन बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट को, यानी मान लो ग्राम इक्विवेलेंट को किसमें डिनोट करना आपको? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यानी ग्राम इक्विवेलेंट को, ग्राम तुल्यांक को किसमें घोलना है आपको? आपको घोलना है बिलियन के सॉल्यूशन में, सॉरी बिलियन के आयतन में। हिंदी अंग्रेजी दोनों कंबाइंड हो रहे, बिलियन के आयतन में। ठीक है, अब बात आती है पीपीएम। पीपीएम को डिनोट पीपीएम से ही करते हैं। इसकी वैल्यू मतलब ये देखा जाता है कि पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब तो 10 लाख, यानी 10 लाख में से कितने हिस्से हैं किसके? सॉल्यूट के, यानी बिले के। बिले के कितने हिस्से हैं? तो इसका आता है WB/WS। WS का मतलब होता है बिलियन का भार इंटू 10⁶। ठीक, और ये दोनों वैल्यू किस में होनी चाहिए? ग्राम में होनी चाहिए। ये भी ग्राम में होनी चाहिए और
ये भी ग्राम में होनी चाहिए। आखिरी में आता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है, मोल फ्रैक्शन मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मोल प्रभास। क्या बोलते हैं? मोल प्रभास। मोल प्रभास का मान निकालने के लिए, यानी हम जिसका मोल प्रभास निकालते हैं उसके मोल ऊपर रखते हैं और टोटल मोल नीचे रखते हैं। जैसे दो निकाल सकते हैं, एक्स इक्वल्स टू उसी के मोल ऊपर और टोटल मोल नीचे। अगर आपको ए में निकालना है तो एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक, जिसका मोल प्रभास निकालना है, यानी जिसका मोल फ्रिक्शन निकालना है उसके मोल ऊपर और बाकी के आपको लेना है नीचे। अब बात आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर पर डिपेंड करें। हिंदी में बोलते हैं अणुसंख्यक। संख्यक मतलब जो संख्या पर डिपेंड करे, अणुसंख्यक। अणुसंख्यक गुण यानी जो संख्या पर डिपेंड करे, कॉलिगेटिव। जैसे कौन कौन सी अपने यूनिट में अपने में है? क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इंग्लिश में बोले तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार है। ठीक है, तो ये डिफाइन करने के लिए आ सकता है। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है? वांट ऑफ फैक्टर यानी वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक यानी जो आपकी एक जनरल वैल्यू होती है और एक आपकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे कहते हैं आई से डिफाइन करते हैं वांट ऑफ गुणांक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि वांट ऑफ फैक्टर अलग चीज है और वांट ऑफ इक्वेशन अलग चीज है। यानी वांट ऑफ गुणांक अलग चीज है और वांट ऑफ समीकरण अलग चीज है। अगर गुणांक आएगा तो आपको आई डिफाइन करना है और समीकरण आएगा तो आपको डिफाइन करना पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा होता है, वो 3 नंबर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब होता है, आइसो मतलब समान, टोनिक मतलब परासरण दाब यानी समपरासरी। समपरासरी विलयन यानी ऐसे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं उनको बोलते हैं आइसोटोनिक, यानी जिनके ऑस्मेटिक प्रेशर समान हो, आइसोटोनिक हो गया। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसका हिंदी में बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली। पारगम्य झिल्ली यानी ऐसी झिल्ली जिससे आधा आर पार जाए। आधा आर पार कैसे जाएगा? आपके सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, विलेय और विलायक, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इनमें से थोड़ा मजबूत यानी जिसका साइज बड़ा होता है वो होता है क्या? सॉल्यूट। ठीक, तो इसको आप छन्नी मानिए, चाय छन्नी। जब चाय को अपन डालते हैं तो क्या होता है? पीने वाली नीचे और चाय जो मतलब सॉलिड फॉर्म होती है ऊपर रह जाती है। ऐसे ही अर्धपारगम झिल्ली से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। सॉल्वेंट मतलब पतला, विलायक। विलायक के कण बाहर चले जाते हैं, विलेय के कण बाहर नहीं जाते। इसे अपन क्या कहते हैं? अर्धपारगम झिल्ली। ठीक है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर यानी एजियोट्रोपिक मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं एजियोट्रोपी मिश्रण, ऐसा ही लिख लो। इसका हिंदी एजियोट्रोपिक मिक्सचर का हिंदी मेरे को याद नहीं आ रहा है एक्चुअल में। मैं उसका सही एकदम एग्जैक्ट वर्ड लिख देना चाहता हूँ, नहीं तो बच्चे परेशान हो जाएंगे। कभी कभी हो जाता है ऐसा, हमसे भी चीजें छूट सकती हैं। इसका मतलब ये है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब स्थिर क्वाथी। क्या बोलते हैं? स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी का मतलब स्थिर क्वथनांक, यानी एक ऐसा मिश्रण बनाया जाता है कि जिसमें आप हल्की फुल्की कोई चीज वेरिएट करोगे भी, कुछ और भी मिलाओगे भी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं बदलेगा, यानी उसका क्वथनांक नहीं बदलेगा। ऐसी चीज को अपन बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, यानी स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी और आपने अच्छे से तैयार कर रखी होंगी। ठीक, वाकई मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अच्छे से इसको सुन लो और समझ लो और घर पर 1 घंटा और इन्हीं टॉपिक को वापस उठाओ और जुट जाओ। ठीक है, अच्छा पेपर जाएगा आपका, मुझे अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट है सॉल्यूशन यानी बिलियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के यानी 3 नंबर के अकॉर्डिंग इनमें से आ सकता है। कौन कौन सा? आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हिंदी में बोलते हैं आदर्श और अनादर्श। आदर्श बिलियन वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन करता है, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं उन्हें बोलते हैं आइडियल, और ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें बोलते हैं अनादर्श। ठीक, और भी कंडीशंस होती हैं कि आदर्श में से ना तो हीट निकलती है ना जाती है आती है, यानी डेल्टा एच इक्वल टू 0। उधर में आएंगे तो अपन आएगा डेल्टा एच नॉट इक्वल टू 0। इधर वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उधर वॉल्यूम घट बढ़ जाता है, यानी इधर आएगा डेल्टा बी इज इक्वल टू 0, उधर आएगा डेल्टा बी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं, ये आपने बहुत अच्छे से याद कर लिया होगा उम्मीद है। देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन यानी धनात्मक ऋणात्मक विचलन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव विचलन। विचलन का मतलब जैसे राउल्ट के लॉ को जो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, या तो वो कम पड़ जाएगा या वो ज्यादा होगा। यानी राउल्ट के लॉ के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आ रही हैं उनसे यदि मान कम आता है तो उसे बोलेंगे नेगेटिव विचलन, नेगेटिव डेविएशन यानी ऋणात्मक विचलन। और अगर उससे ज्यादा आएगा तो अपन उसे बोलेंगे धनात्मक विचलन। ठीक, धनात्मक विचलन यानी पॉजिटिव डेविएशन में सारी चीजें पॉजिटिव आएंगी, यानी डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी ग्रेटर देन 0, और जो पी एस की वैल्यू आती है वो भी ग्रेटर देन आएगी। ठीक, नेगेटिव में सबका सब कम आता है, यानी लेस देन 0, लेस देन 0, लेस देन 0 आएगा। ठीक है, तो आपने ये भी पढ़ लिया होगा, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन यानी परासरण और एक होता है विसरण। विसरण, ठीक, परासरण और विसरण। परासरण का मतलब होता है, मैंने कहा कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से आपको केवल किसके मॉलिक्यूल बाहर भेजने, सॉल्वेंट के, यानी जो पतला है। लेकिन विसरण में क्या होता है, विसरण में अकेला एक नहीं जाता, दोनों जा सकते हैं कहीं पर भी। दूसरी चीज ये कि इसके लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत पड़ती है, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी तभी परासरण होगा। लेकिन विसरण में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, विसरण कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके पास लिखा होगा, आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लॉ। इंपॉर्टेंट लॉ की अगर अपन बात करें तो इसमें 3 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे राउल्ट्स लॉ, यानी इसकी वैल्यू आप देखोगे तो एक्स वी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ये राउल्ट्स लॉ होता है, इसका एक डेरिवेशन है। ठीक, ये डेरिवेशन आपको अच्छे से करना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। यहाँ पी ए नॉट क्या होता है, पी ए नॉट होता है ऑस्मेटिक प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये बिलियन का होता है। ये दे देगा, ये दे देगा, और एक्स ही पूछ सकता है, हो सकता है ये दे दे, ये दे दे, तो फिर वो पी एस पूछ सकता है। तो इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल के साथ साथ ये ड्राइव करने के लिए भी आता है। ठीक है, दूसरा है हेनरीज लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, हेनरी लॉ ये कहता है कि जो भी आपकी अमाउंट ऑफ गैस है किस में डिजोल्व होना है, पानी में होना है, यानी लिक्विड में होना है। यानी गैस लिक्विड में कितनी डिजोल्व होगी ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके प्रेशर पर, कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हैं। यानी m की वैल्यू p पर डिपेंड करेगी, यानी m प्रोपोर्शनल टू p, या इसको अपन ये कह सकते हैं कि m इक्वल टू के एच पी। के क्या है, हेनरीज नियतांक है। वांट ऑफ इक्वेशन, ये अभी मैंने कहा था थोड़ी देर पहले कि वांट ऑफ फैक्टर अलग होता है और इक्वेशन अलग होती है। तो ये इक्वेशन है पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक, तो इनके डेरिवेशंस आपको अच्छे से तैयार करने हैं तीनों इक्वेशंस के। उसके बाद यहां से आता है इंपॉर्टेंट रिलेशंस। रिलेशंस की बात करें तो एम बी, ये जो पूरा वो है ना सेक्शन, ये वाला एम बी मतलब होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी विलेय का आणविक द्रव्यमान। अब वो पूछ सकता है आपसे कि विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, कभी बोलेगा कि क्वथनांक में उन्नयन से ज्ञात करिए, कभी बोलेगा कि हिमांक में अवनमन से ज्ञात करिए, कभी बोलेगा कि परासरण दाब से ज्ञात करिए, राउल्ट्स लॉ से भी ज्ञात करिए, अलग अलग। तो 4 तरीके से हो सकता है।
तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा डेरिवेशन मैंने सिखाया था, एक मैं आपको हल्का सा करवा के बता रहा हूं। जैसे डेल्टा टी, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? स्मॉल एम के, मोलैलिटी के। तो यहाँ पर आपको मोलैलिटी रख देनी है। मोलैलिटी मतलब डेल्टा टी वी इज इक्वल टू, यहाँ पर के बी आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1/W है। अब यहाँ से आपको एम बी की वैल्यू आ जाएगी। एम बी की वैल्यू के लिए क्या करना है, यहाँ से एम बी को इधर लेके जाओ, इसको लेके वापस इधर आ जाओ। तो ऐसे ही डेल्टा टी भी आएगा, ऐसे ही डेल्टा टी एफ आ जाएगा, टी एफ की जगह पर यहाँ पर के एफ आ जाएगा। पाई बराबर सी आर टी में भी सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। ठीक, तो केवल उनके जो फॉर्मूले हैं वो से पुट करने हैं आपको सीधे सीधे, ठीक है। और हल्का फुल्का इधर का उधर, उधर का इधर करना, आसानी से आ जाएगा। बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन है, तो ये जरूर पढ़ लेना। एक नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में रिलेशन है, तो कुछ नहीं, दोनों के फॉर्मूले रखिए, नॉर्मेलिटी का भी रखना, मोलरिटी का भी रखना। आप देखोगे कि नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में अंदर ही मोलरिटी का फॉर्मूला बन जाता है, बाद में उस मोलरिटी को वहां पुट कर दीजिए, तो दोनों में एक समीकरण आ जाएगा या दोनों में एक रिलेशन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इन रिलेशनों को एक बार देख लेना। न्यूमेरिकल भी इन्हीं पर बनते हैं, ठीक। अब आप देखोगे न्यूमेरिकल का मोलरिटी पे कैसे बनेगा। सिंपल, मोलरिटी का मतलब क्या होता है, कितना मोल कितने सॉल्यूशन में घुला है, ठीक। अब वहां एग्जाम में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो क्या कह रहा है, बिले के मोल दे रहा है, ठीक है, तो ये हो गया आपका बिले के मोल ले लो, ठीक। अब वो किस में घोल रहा है, एमएल में घोल रहा है या लीटर में घोल रहा है। अगर वो एमएल में घोल रहा है तो आपको 1000 का इंटू करना है, और अगर वो लीटर में घोल रहा है तो 1000 का इंटू नहीं करना, सीधा का सीधा फॉर्मूला लगा देना, ठीक। अगर वो मोलैलिटी पूछ रहा है, अगर वो बोल रहा है कि 10 मतलब जो भी 10 ग्राम आपने सॉल्यूट ले लिया और वो 90 ग्राम जल में घोल रहा है, यानी वो पीछे 90 ग्राम जल दे रहा है, तो ग्राम क्या है, भले वो जल है लेकिन ग्राम क्या है, वजन है, तो वो पूछेगा आपसे मोलैलिटी यानी मोललता, ठीक। तो वहां आपको निकालना पड़ेगा, मतलब क्या दिया ये पहचानना पड़ेगा, क्या दिया है, अभी दिया है विलायक का भार, ठीक। तो विलायक के भार कब दिया है, विलयन का आयतन कब दिया है, ये थोड़ा सा पहचानने की जरूरत है। जब आप ये पहचान लोगे, मैं एक एग्जाम्पल छोटा सा यहाँ करवा देता हूँ। जैसे एम, एम और एन, इन तीनों पर आता है, बहुत इजीली देखिए। तो यहाँ पर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1/VS, ये होता है मोल, इसको क्या बोलते हैं, मोल। यहाँ पर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी 1/WA, ये भी होता है मोल, ठीक। यहाँ पर होता है डब्ल्यू बी अपॉन ई बी 1/VS, ठीक। अब यहां देखिए, देखने वाली बात यह है कि वो क्या दे रहा है, ये आयतन है, ठीक है, ये भार है और ये आयतन है, ठीक। यानी वॉल्यूम वेट वॉल्यूम, अगर वो वॉल्यूम दे रहा है मतलब वो आपसे दो चीजें पूछ सकता है, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी। और अगर वो भार दे रहा है यानी गोल किस में रहा है, भार में ही गोल रहा है, तो वो आपसे पूछेगा मोलैलिटी पूछ सकता है, या फिर वो पूछ सकता है क्या, यहां पर पूछ सकता है क्या, पीपीएम, क्योंकि पीपीएम में भी दोनों ही भार यूज होते हैं। तो इतना आपके दिमाग में सेट हो के क्या दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो जो पूछेगा तो आपको फॉर्मूले लगाने, ठीक है। फॉर्मूले में जैसे उसने कहा कि 10 ग्राम या 12 ग्राम ले लो, कि 12 ग्राम यूरिया को, 12 ग्राम यूरिया को 250 ग्राम पानी में, जली विलयन में घोला जाता है, ग्राम की जगह सॉरी 250 ml जली विलयन में घोला जाता है। तो कुछ नहीं, ये क्या दिया 12। अब एम बी कहां से आएगा, या तो वो एम बी खुद देगा, वो एम बी नहीं देगा तो आपको एम बी खुद को याद रखना पड़ेगा या निकालना पड़ेगा। जैसे यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, NH2CuNH2, ये हो गया 60, ज्यादातर तो दे देते हैं वो ब्रैकेट में BS। अब BS की जगह क्या दे रहा है वो, 250 ml दे रहा है, तो यहाँ पर रख दो 250, जब ml में देगा तो ऊपर 1000 का इंटू हो जाएगा, उड़ा दो, 12 पंजे 60, ठीक, ये 0 हो गया, बाकी का 25 चौके 100 हो गया, यानी 4/5, ठीक। निकालोगे तो 0.8 आसानी से आंसर आ जाएगा। तो मेरा मतलब यह है कि अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपको न्यूमेरिकलों में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक।
लेकिन फॉर्मूले ही याद नहीं है, आपको इतना ही समझ में नहीं आ रहा कि इसमें दिया क्या है और निकालना क्या है, तो फिर आपको बहुत कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपसे बार बार यही चीज कहूंगा कि पहले थियोरेटिकल पोर्शन बहुत अच्छा कवर करें, फॉर्मूले बहुत अच्छे से एकदम अच्छे से याद कर लें, समझ लें, फिर न्यूमेरिकल करें। ठीक है, एकदम सीधे न्यूमेरिकल पे जाओगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अगली यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपकी टोटल कितने की है, देखो 2 2 4 5 9, यानी 9 नंबर की यूनिट है अकेली। ठीक है, पास होने के लिए 23 नंबर चाहिए, यानी 1/3 से भी ज्यादा काम तो अकेली यही यूनिट कर ले। इसी को अच्छे से पढ़ जाओगे तो ऐसी ऐसी 2-3 यूनिट पढ़ लो, पास हो गए। ठीक, क्या है, पहले 2 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन द फॉलोइंग। ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है। ठीक है, तो ओम का नियम क्या है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और बचपन से पढ़ते हैं, मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की कहीं से कहीं कोई जरूरत है। यानी धारा का मान विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, V बराबर IR। ठीक है, ये आपका बहुत आसान पोर्शन है, ओम का नियम, V बराबर IR। ठीक, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कॉपर के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, यानी कॉपर के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को बोलते हैं गैल्वनीकरण। ये पूछा जा सकता है 2 नंबर के हिसाब से। गैल्व गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण किसे कहते हैं, यानी कॉपर के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है, गैल्वनीकरण कहलाती है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जी से, इसकी वैल्यू होती है L/A। L/A का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और 1 इलेक्ट्रोड का एरिया, ये इस तरीके से डिफाइन होता है। यानी इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसे बोलते हैं L, और इसका जो एरिया होता है इसे बोलते हैं A। ठीक, तो L/A यानी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और एक इलेक्ट्रोड के क्रॉस सेक्शन मतलब अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट इलेक्ट्रोपोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ई कैथोड माइनस ई एनोड सेल से आ जाता है। एक इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई भी ऑक्सीकरण हो रहा है, अपचयन हो रहा है, उसके आधार पर उस पर कितना कितना इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल में डिफरेंस आ रहा है, वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव होता है, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यानी नाम भी वही होता है, इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज का मतलब होता है श्रेणी, हिंदी में बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के नाम से भी कभी कभी विद्युत रासायनिक श्रेणी। इसमें क्या करते हैं, इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी सी है कि आप विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो भी मेटल्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको किस में रख दो, उनके ईएमएफ के बढ़ते हुए ऑर्डर में रख दो, कि यानी एक ऐसी सीरीज जिसमें इलेक्ट्रोडों को उनके बढ़ते हुए ईएमएफ के क्रम में जमा देते हैं, तो बनने वाली सीरीज क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अच्छा ये सीरीज बता दिया मैंने, सॉरी सेल था, चलो कोई बात नहीं, इस बहाने आपके पास एक नया टॉपिक जुड़ गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ जाए तो मैंने अभी जो डिफाइन किया वो, और सेल आता है तो देखो इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रो मतलब करंट, केमिकल मतलब केमिस्ट्री से, यानी जहां केमिस्ट्री से करंट मिल रहा हो, केमिस्ट्री से करंट मतलब रासायनिक क्रियाओं से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि उल्टा, यानी जब अपन विद्युत देते हैं तो विद्युत की वजह से केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, उन्हें बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी अपोजिट। इसको अपन बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे करंट से केमिस्ट्री, और इसको बोलेंगे सॉरी केमिस्ट्री से करंट, इसको बोलेंगे केमिस्ट्री से करंट, और इसको बोलेंगे करंट से केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है आपके पास विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं उसको? विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन करना है, यानी रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। क्या होता है रेजिस्टेंस? होता है सिंपल सा कि R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये अब यहां से रो की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। ठीक, इसको डिफाइन कर देना। इन दोनों की वैल्यू 1 ले लीजिए कि एरिया 1 सेंटीमीटर हो, लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो आर इक्वल टू रो। यानी एक ऐसा तार जिसकी लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो, जिसकी मोटाई भी 1 सेंटीमीटर हो, तो उसका रेजिस्टेंस ही, उसका विशिष्ट रेजिस्टेंस ही उसकी रेजिस्टिविटी होती है, यानी उसका प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता। क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता। इसका वैल्यू होती है कप्पा इंटू 1 अपॉन रो, यानी जो रो निकाला है उसका मान पलट दो, रो का उल्टा होता है कप्पा। ठीक, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस यानी डेल्टा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू बी, और डेल्टा ई क्यू इक्वल टू कप्पा इंटू बी। ये मोलर मतलब आणविक चालकता होती है, और ये होती है तुल्यांकी चालकता। ठीक, आणविक चालकता का मतलब होता है विशिष्ट चालकता, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट होती है, दोनों का इनटू। लेकिन कंडीशन ये है कि वो वॉल्यूम कौन सा होना चाहिए? वो वॉल्यूम वो होना चाहिए जिसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट घुला हो, जिसमें 1 मोल क्या घुला हो? आपका विलय घुला हो। ठीक है, यहां पर भी वॉल्यूम है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम वो हो जिसमें 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, यानी इसमें 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट घुला हो। ठीक है, ईएमएफ क्या है? ईएमएफ होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कैथोड और एनोड पर जो पोटेंशियल होते हैं उनका अगर आप अंतर निकाल दोगे तो ईएमएफ आ जाएगा। ठीक, एसएचई क्या है? एसएचई का मतलब होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन यानी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक लगा है, मानक का मतलब है इसके लिए कुछ कंडीशंस फिक्स हैं। कितना? यानी टेम्परेचर आपका होना चाहिए 298, ठीक है, प्रेशर होना चाहिए आपका 1 atm, ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर प्रेशर हो गया, और कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल। जब ये 3 कंडीशंस मिल जाएंगी तो बनने वाला इस स्थिति में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड होगा उसे बोलेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप पढ़ ही रहे हो इतने अच्छे से घर पे। नेक्स्ट, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि उन्हें टीचरों की मेहनत और सारी चीज़ें इजीली दिखती नहीं है। अब उन लोगों को इसमें भी बहुत इशू हो रहे होंगे कि सर ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, लेकिन कभी अंदर झांक के अपने अंदर नहीं देखते कि हमने साल भर क्या किया। ठीक, अगर मान लो उनका पेपर बाई फॉल्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हो जाए तो वो अपने टीचरों को कोसेंगे, फैमिली को कोसेंगे, हमारे यहाँ पर जो समस्या थी वो नहीं था, कोचिंग में जहाँ पर गए वहाँ अच्छे से नहीं पढ़ाया। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जहाँ हम जा रहे हैं वहीं से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। ठीक, आपके घर परिवारों में इतनी शानदार व्यवस्था है, उसका उपयोग करिए। अब तो अंतिम समय, अब तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बिंदास से एकदम। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का मतलब है कि 5 नंबर के हिसाब से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने। तो 5 मार्क्स के लिए देख लें जरा। ऐसे अच्छी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी निपटाऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं एक दिन क्लास ले चुका हूँ, उसमें भी पढ़ाया था मैंने। नर्नस्ट इक्वेशन आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, कोलरॉस का नियम आ चुका है, इस बार उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बार के लिए 2 इंपॉर्टेंट ज़्यादा, नर्नस्ट इक्वेशन और एसएच। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, यानी जंग किस तरीके से लगती है लोहे में, ये आपको पढ़ना है। इन टॉपिकों में यदि आपको कोई दिक्कत और डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। आप कल कोचिंग में भी आ सकते हैं, जो लोग आ पाए वो, और नहीं तो मुझे कमेंट करना कि सर ये इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं उसका स्पेशली वीडियो बना करके या लाइव क्लास ले लूंगा एक दिन। ठीक है, सेलों में से एक ड्राई सेल को आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फैराडेज लॉ पढ़ लेना है,
और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस साल के लिए मेरी नजर में 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, रिलेशन आपको डेल्टा एम, आप डेल्टा एम जो लिखा है कैप एम, यानी मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मतलब मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में रिलेशन। ठीक, जी एंड कप्पा, जी का मतलब होता है सेल कांस्टेंट यानी सेल स्थिरांक और विशिष्ट चालकता में आपको संबंध पढ़ना। ठीक है, और फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है विद्युत अपघटनीय चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, ये क्वेश्चन भी एक ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ जिन पर हमने डबल टिक की है इनको आप अच्छे से पढ़ें। इनमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मैंने क्या कहा, आप कमेंट करिए, या फिर कल डाउट क्लास लग रही है उसमें आइए, या फिर आप बोलिए तो हम सोच रहे हैं कि एक लाइव क्लास लगा लें जिसमें डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, अगर आप अच्छे बच्चों की तरफ पढ़ना चाहते हैं तो। और अगर आपको वहाँ एंट्री मारने के बाद में दिमाग खराब करना है हमारा और अपना, तो फिर रहने दीजिएगा। नेक्स्ट, लास्ट यूनिट है, कितने नंबर की है? 2, 2, 4 और 3, 7 नंबर की है। 7 नंबर की है। देखिए आप समझो, फिजिकल केमिस्ट्री से ही पास हो जा सकता है, अकेली फिजिकल केमिस्ट्री भी ढंग से पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। इसमें से 2-2 नंबर के क्वेश्चन। पहला, टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप नियतांक क्या है? ताप नियतांक का मतलब होता है कि जब किसी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ा दिया जाता है। ठीक, कितना बढ़ा देते हैं? 10। तो 10 डिग्री बढ़ाने पर जो कांस्टेंट आता है उसका और पहले वाले कांस्टेंट का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं ताप नियतांक। ठीक, मॉलिक्यूलरिटी इसका मतलब होता है आणविकता। आणविकता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी इसका मतलब होता है कोटि। ठीक, अब आणविकता और कोटि यानी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कुछ एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं, क्लास में भी यही देता हूं हमेशा। कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हिस्सा ले रहे हैं। ठीक, आप उदाहरण ऐसे समझिए कि मैंने एक काम करने के लिए 5 लोगों को भेजा, तो मैंने अपने रजिस्टर पे लिख दिया कि 5 लोग गए, तो भागीदारी कितने लोगों की हुई? 5 की, तो मॉलिक्यूलरिटी हुई 5। लेकिन पता गया कि वहां पर जो काम करने पहुंचे और उन्होंने काम कितनों ने किया? 3 लोगों ने। 2 लोग मक्कारी कर रहे थे, उन्होंने बैठ के कोई काम ही नहीं किया, बैठे रहे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा 3। ऑर्डर का मतलब होता है जो काम हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जाने वालों पर डिपेंड करेगा या करने वालों पर? तो आंसर आएगा करने वालों पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एग्जैक्ट उन लोगों पर डिपेंड करती है जो काम कर रहे होते हैं। ठीक, यानी उसे बोलते हैं सक्रिय सांद्रता यानी एक्टिव कंसंट्रेशन। ठीक, तो जो लोग एक्टिव है वो होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जो टोटल नाम दे दिए गए हैं वो होती है मॉलिक्यूलर। ठीक, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों वैल्यू बराबर होती है। क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि भाई हमने 5 लोगों को भेजा और पांचों ही काम कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 5 होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी 5 होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि एक रिएक्शन कितनी स्पीड से चल रही है। स्पीड से मतलब उसका वेग यानी चाल, गति। तो कैसे निकालते हैं? सिंपल सी बात है कि आखिरी में क्या बन रहा है और कितने समय में बन रहा है, यानी उत्पाद के बनने की दर बटे समय, या अभिकारक के घटने की दर बटे समय, यानी उत्पाद कितनी तेजी से बन रहा है वो लिख दीजिए और नीचे समय लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब होता है ऐसी एनर्जी जो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए जरूरी होती है। ठीक, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है और एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक ऐसा पीक वैल्यू जिस पर कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है, और एक्टिवेशन का मतलब होता है उस पीक वैल्यू तक पहुंचाने वाली एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको बाहर से देनी पड़ती है। ठीक, समझ गए? इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रिय ऊर्जा। ठीक, सक्रिय ऊर्जा। कई बार आपने देखा हो कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं लेकिन आपके अंदर क्षमता तो है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं।
हमारे बोलने से, हमारी बातों से आपको प्रभाव पड़ता है और आप काम कर जाते हैं, तो हम आपके लिए कैसे काम कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है। एनर्जी बैरियर का मतलब होता है कि एक ऐसी रुकावट कि वहां वो थ्रेशोल्ड एनर्जी वाला मामला है कि भाई उतना तो चाहिए ही चाहिए, उस वो फिक्स अमाउंट तक पहुंचना है, जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचोगे वो आपको काम करने नहीं देगी। ठीक। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट का मतलब होता है एक ऐसी, स्पेसिफिक मतलब होता है विशिष्ट, विशिष्ट रेट, रेट मतलब वेग, यानी विशिष्ट अभिक्रिया वेग, विशिष्ट अभिक्रिया वेग। ये तब होता है जब आपके जो अभिकारक है और जो उत्पाद है उनकी सांद्रता एक मान लो, यानी अभिकारक की भी सांद्रता एक और जो भी आपके अभिकारक ले रहे हैं उन सब की सांद्रता यदि 1 मोल है, ठीक, तो उस स्थिति में जो रेट आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, विशिष्ट रेट बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब होता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक मतलब 1 सेकंड पर, यानी बहुत कम समय में। हमने कहा यहां से भोपाल जा रहे हैं अपन, तो भोपाल जा रहे हैं हम, पता चला कि 50 की स्पीड से, लेकिन हमेशा तो 50 नहीं जाएंगे ना, कभी हमारी गाड़ी 30 की चलेगी, कभी 40, कभी 50, कभी 60, कभी 70, तो क्या करेंगे, तो अपन देखेंगे कि एकदम फिक्स टाइम पर हम यहाँ से 10 बजे पहुंचे और वहां 11 बजे पहुंच गए, यहाँ से 10 बजे निकले वहां 11 बजे पहुंच गए। हम ये देखेंगे कि 10 बज के 15 मिनट पर हमारी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, तो एकदम एग्जैक्ट टाइम पर कितनी चल रही है उसे बोलते हैं तात्क्षणिक। यानी इसमें टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक, टी की वैल्यू बहुत कम होती है, तो उस स्थिति को अपन क्या बोल देते हैं, तात्क्षणिक वेग। आप हमारी मेहनत को स्वीकारेंगे और आपको स्वीकारना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है कि टीचर तो सभी हैं, सभी लोगों के टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन हम आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, आपके साथ एकदम कंधे से कंधा लगा करके आपके हर एग्जाम में साथ में है। हमें उतनी टेंशन है जितनी टेंशन आपको घर पे है, तो इसका प्रॉफिट हमें ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कुछ और पैसा वैसा चाहिए, इसका प्रॉफिट सिर्फ इतना सा है कि आपके दिमाग में, दिल में, आपके परिवार में हमारे लिए थोड़ी सी एक संवेदना ऐसी रहे कि नहीं यार, हाँ यार ये इंसान वाकई ठीक है, जैसा बोल रहा था वैसे ही काम किया, मैंने साल भर आपको अच्छे से पढ़ाया, हिंदी भी मैंने आपको पढ़ाई, एग्जाम के हर मोमेंट में मैंने आपका साथ दिया, अब केमिस्ट्री का एग्जाम है तो उसमें भी हम एकदम दिल से काम कर रहे हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको महसूस हो, बस इसके अलावा हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ बड़े बड़े, इनका अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैंने कहा आप कमेंट करना या फिर क्लास में आ जाना। जल्दी से देख लो, मॉलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस, यानी आणविकता और कोटि, ये अंतर किसमें, आणविकता और कोटि, आणविकता और कोटि में अंतर है। दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट, यानी अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया नियतांक। ठीक, इसमें अंतर लिखना। लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यानी ये हो गया आपका, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, यानी अर्धायु काल, ठीक है, किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। अगला, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब अभिक्रिया की दर। ठीक, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, रेट कांस्टेंट यानी दर नियतांक, दर नियतांक की आपको यूनिट भी निकालनी है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सबके लिए। ठीक है, आर्हेनियस समीकरण, ठीक, उसके बाद में न्यूमेरिकल ऑन हाफ लाइफ पीरियड। एक क्लास न्यूमेरिकलों पर आप लोग बोलोगे तो, ऐसे नहीं मन मर्जी से, मुझे लग रहा है कि मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, आप लोगों को उसकी
ना तो कीमत है उतनी ज़्यादा, ना ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत लगे और अगर आपको इसकी कीमत समझ में आती है तो आप मुझे बताना, मैं आपको एक न्यूमेरिकल की एक अलग से क्लास लगा दूंगा, कल ही लगा दूंगा, अभी अपने पास बहुत समय है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 घंटे की भी क्लास आप ले लेते हो। अगर हम 30 लगभग 20 से ज़्यादा नहीं, 20-25 न्यूमेरिकल अपन अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं तो आपके न्यूमेरिकल खत्म हो जाएंगे। लेकिन जरूरी है इसके लिए आपको दिल से चाहना और हमारी कीमत करना, ठीक है। और मुझे लगता है कि करते हो, वो तो मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ तो बोल देता हूँ ऐसे। आप लोग अगर कीमत नहीं कर रहे होते तो वाकई हम इतना काम ही नहीं कर पाते, ठीक है। इसके लिए ढेर सारा थैंक यू। लगे रहो बिंदास, डरने की जरूरत नहीं है, एग्जाम सबका शानदार जाएगा। और वीडियो थोड़ा सा लोगों तक भेजो जरूर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको ज़रूरत है, जो बेचारे कोचिंग्स भी नहीं पहुंचे होंगे या कोचिंग पहुंचे तो उन्होंने नहीं पढ़ पाया। अंतिम समय में भी अगर ये 1-1.5 घंटे का वीडियो उनके काम में आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू।